यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए. वी अंडरस्टैंड दैट यू आर रियली बिजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए. बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई. दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. सो हाउ डू यू रेट द एयर क्वालिटी है? इंसिडेंस इतनी ज़्यादा है कि मतलब कश्मीर में भी कॉल्ड एज द स्मोकिंग कैपिटल ऑफ the country. We every day do around 10 to 15 bronchoscopies and 3 to 4 patients turn out to be having लंग कैंसर. गैसेस और बुखारी की वजह से जो है कितनों की डेथ होती रहती है, क्योंकि बच्चों की जो एयरवेज होती है वो बहुत नैरो होती है. इंस्टेड ऑफ दैट वो डॉक्टर साहब से पहले ही बोलता है कि मुझे ही इन्फेक्शन है. दैट इज़ वाई. और एंटीबायोटिक जहाँ अभी आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें अभी एमॉक्सिलिन से काम चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो काफ़ी हाई है. Unfortunately, a lot, and from last few years, incidences have rapidly increased of drug menace. You see the increase in the incidence of strokes, in the increase in the incidence of heart attacks among young people. ये जो सरद न छुए गरम. How do you see this concept? लेकिन once the patient is without symptoms उसको लगता है अब तो मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से अंदर की जो लंग्स है उसको धीरे धीरे कमज़ोर होते रहते. हम अक्सर देखते हैं कि टमाटर को हम कल्प्रिट बना देते हैं, दही को कल्प्रिट बना देते हैं. So no bias with रुवांगन, have it with मरचुआंगन, right? Absolutely. देखने वालों को मेरा सलाम. मैं नासिर हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें अभी देख रहे हैं. ये हमारा एक पॉडकास्ट सीरीज़ है माई ट्रू केयर का, और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप तक अवेयरनेस पहुँचाएँ. और जो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, वी हैव डॉक्टर नवीद नज़ीर विद अस टुडे. और बहुत सारे सवाल हमको इनसे करने हैं. ऑफ कोर्स विल बी टॉकिंग अबाउट एलर्जीज, विल बी टॉकिंग अबाउट चेस्ट डिजीज़, एंड देयर इज़ अ लॉट जो हम इनसे पूछने वाले हैं. और दिस पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं डॉक्टर साहब से ही पूछता हूँ पहले. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए. वी अंडरस्टैंड दैट यू आर रियली बिजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए. बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई. दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. Absolutely. जो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट देयर हेल्थ. बिल्कुल. आई थिंक प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. और अगर हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं तो आई थिंक दैट विल लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ द स्टेट. एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब. बट एक सवाल जो है मेरे जहन में आता है कि यू नो एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट, डू यू थिंक विंटर इज द मोस्ट बिजी टाइम फॉर यू? ओवरऑल फुटफॉल तो रहता ही है पूरे ईयर का, लेकिन विंटर्स में बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस जो हम देखते हैं कि कोल्ड की वजह से ज़्यादा एक्सरबेट होते हैं, या ऑलरेडी जो हमारे पास COPD पेशेंट्स होते हैं या एज़मा पेशेंट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स भी जो है वो विंटर में एक्सरबेट होती है, एग्रीवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी हॉस्पिटल्स में आ जाते हैं. तो वी सी दैट देयर इज़ अ डेफिनेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स ना जो हॉस्पिटल्स में आते हैं ड्यूरिंग विंटर टाइम. एब्सोल्युटली. डॉक्टर साहब एक सवाल जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम विंटर की बात करते हैं, वी सी दैट यू नो पीपल लाइन अप इन वन रूम, वहाँ बैठे रहते हैं, और फिर यू हैव ऑल एज ग्रुप्स इन अ सर्टन रूम. इसमें एल्डरली लोग भी होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं, पीपल हु आर इन देयर मिड 40s, योर ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन. डू यू थिंक this also is responsible for some kind of infection also because एक ही जगह बैठे रहते हैं? इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि वेंटिलेशन कितनी ज़रूरी है, बिकॉज विंटर में there is a thing that we do कि हम अपनी जो हमारी खिड़कियाँ उन पे पॉलीथीन लगा देते हैं. घर में उतनी वेंटिलेशन होती नहीं है. देखिए बिल्कुल, ये तो हमने देखिए, अगर हम कोविड पैंडेमिक में हम देखें तो हमने बहुत कुछ सीखा. मतलब डॉक्टर्स तो हमेशा एडवाइस करते ही थे, लेकिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आज बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको पता है कि हमने कोविड को कैसे कंट्रोल किया या क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लिए हमने, जिसकी वजह से हमारा ये इन्फेक्शन कंट्रोल में आया है. उसमें जो गैदरिंग्स और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना फ्रॉम एनीबॉडी जिसको कोई सिम्टम हो, वो बेहद ज़रूरी है. देखिए, अगर हम विंटर्स की बात करें तो बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर या हमारे पास जो हीटिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो कोशिश यही रहती है कि सब फैमिली मेम्बर्स जो है एक ही कमरे में रहें. तो वहीं पे जो हीटिंग एड्स हमारे होते हैं, वहीं पे वो कांगरी हो, वो बुखारी हो, वो कोई भी हीटिंग अप्लायंस हो जिसकी वजह से हमें अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो हम अंदर जलाते हैं और सबको कोशिश करते हैं कि उसी कमरे में रहें. लेकिन अगर एक पेशेंट या एक बंदा उसमें इन्फेक्टेड हुआ, एनी फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन हो, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का हो, वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, तो हम देखते हैं कि चूंकि
ये एक ही कमरे में बैठे रहते हैं, तो ये ट्रांसमिट हो जाता है ये वायरस। और हम देखते हैं कि इस टाइम भी हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, हिस्ट्री आप लिए उनसे, तो वो बोल रहे हैं कि हमारी फैमिली में पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व है। ओके। तो यही कोशिश हमने बार बार लोगों को ताकीद की थी कि अगर कोई भी हम अब ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यूसली फॉलो करना भी बहुत ही मुश्किल है। वी हैव सोशल लाइफ, वी हैव प्रोफेशनल लाइफ। तो वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि आप जी ऑफिस मत जाइए, आप जी काम मत कीजिए, या घर पे आप पूरे वो। लेकिन एक चीज़ हम कर सकते हैं कि अगर कोई भी सिम्टोमेटिक हो, एटलीस्ट उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर कोई भी सिम्टोमेटिक हो, उसका जो इन्फेक्टिव पीरियड होता है 5 से 7 दिन तक, कोशिश यही रहनी चाहिए कि अगर हम उसी को आइसोलेट करें तो जो बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उससे बच सकते हैं जी। इसके अलावा सेकंड चीज़ आपने बताया कि हम कमरे भी बंद कर देते हैं। देखिए, जो हमारे एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, अगर वेंटिलेशन प्रॉपर ना हुई, अंदर कांगड़ी भी जल रही है, बुखारी भी है, और वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो, हम कारपेट्स भी बिछा देते हैं, उसमें भी जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं या एलर्जेंस वो उसमें एंट्रैप हो जाते हैं, और थोड़ी सी भी धूल उठ गई, जो ऑलरेडी एलर्जिक पेशेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स भी उससे एग्रीवेट होती है। तो वेंटिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कमरा तो गर्म रखना ही है, लेकिन वेंटिलेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब अगर गैसेस की बात करें, जो हम गैस हीटर्स वगैरह जलाते हैं, दे प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस। बुखारी जलाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। आपने देखिए कि गैसेस और बुखारी की वजह से जो है कितनों की डेथ होती रहती है पूरे विंटर्स में। तो प्रॉपर वेंटिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू जो ये एब्नॉक्शियस गैसेस जो होते हैं, जो डेंजरस साबित हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकते हैं, उनको बाहर निकालें। सो हाउ डू यू रेट द एयर क्वालिटी हेयर? जब हम यहाँ एयर क्वालिटी की बात करते हैं, डू यू थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन? बिकॉज आप देखें कि अगर आप घर पे खिड़कियाँ खुली रखते हैं तो डस्ट आ जाता है, आपकी गाड़ी पे डस्ट आ जाता है। डू यू थिंक दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? एब्सोल्युटली। देखिए, एयर क्वालिटी जो है, हम पोल्यूशन लेवल जिससे हम चेक करते हैं, अगर आप ओवरऑल कश्मीर की बात करें, मे बी द एयर क्वालिटी इज़ फार बेटर देन अदर प्लेसेस। लेकिन अगर आप मतलब जहाँ पे लोग रेजिडेंशियल एरियाज हैं या जहाँ पे हमें कमर्शियल एरियाज हैं, आप देखिए यहाँ पे जो सड़कों की कंडीशंस है, तो वहाँ से कितना डस्ट एमिनेट होता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे अगर हम एयर क्वालिटी देखें, या जहाँ पे मतलब यहाँ इंडस्ट्रीज तो मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे उतनी ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे कमर्शियल एरियाज हैं, जहाँ पे ट्रैफिक की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे पोल्यूशन लेवल तो बहुत ज़्यादा है, और वहीं से हमारी ज़्यादातर आमदरफ्त रहती है, जहाँ पे हम इन चीज़ों से एक्सपोज होते हैं। और जब हमारी इस टाइम फॉग भी होती है, दैट फॉग चेंजेस इनटू स्मॉग बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, वो कोई भी उससे और एयर क्वालिटी जो है वो डिटेरिएट होती है, जिसकी वजह से हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज के, वो सीओपीडी हो, वो एस्मा हो, उनकी प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो जाती है। लेकिन अगर हम अब गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, या हिल स्टेशंस की बात करें, जहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ पे कोई उतना ट्रैफिक की आमदरफ्त नहीं है, ऑब्वियसली वहाँ पे एयर क्वालिटी तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन दैट इज़ फॉर ए रिक्रिएशन पर्पस जो यहाँ पे आएगा। लेकिन अब जो आम लोग जिंदगी बसर, बिल्कुल, जो जिनको उन्हीं सड़कों से गुजरना है, रोज उन्हीं सड़कों से चलना है, जहाँ पे डस्टी रोड्स होंगे, ऑब्वियसली दे आर एक्सपोज्ड टू दोज थिंग्स व्हिच कैन हार्म आवर हेल्थ। मैं दवाइयों के बारे में आपसे पूछूंगा दैट we unfortunately use excessive antibiotics, पेन किलर्स भी यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं, इससे रेजिस्टेंस भी काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन एक सवाल जो मैं आप भी कह रहे हैं कि जो कि कोविड ने हमें सिखाया, वो ये है कि we adhere to a lot of SOPs. So do you think regularly wearing a mask in winters will help you from a lot of unnecessary illnesses or maybe from things which are related to COPD? देखिए नासिर भाई, हमने देखा ड्यूरिंग कोविड पीरियड व्हेन ऑल अटेंशन वाज टुवर्ड्स कोविड, हॉस्पिटल्स में जहाँ पे भी आप पेशेंट देखते थे, वहाँ कोविड पेशेंट एडमिट होता था। बिल्कुल। एंड लॉट ऑफ और एमरजेंसीज और अदर थिंग्स गॉट नेग्लेक्टेड। लेकिन हमने एज ए रेस्पिरेटरी फिजिशियन what we observed कि ड्यूरिंग विंटर्स, जब हमारी, या इवन ड्यूरिंग पोलन सीजन, जब हमारा फुटफॉल इंक्रीज होता था डिफरेंट डिजीज का, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस थे, या सीओपीडी एस्मा पेशेंट्स थे, विंटर्स में उनकी अटैक्स आते थे, या ड्यूरिंग पोलन टाइम उनकी सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते थे। लेकिन हमने इन 3 सालों में देखा कि उनकी इंसिडेंस जो है वो भी कम हो गई। दे ऑल्सो गॉट बेनिफिट बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जैसे हम मास्क पहनते थे, बाहर निकलते थे, तो जो भी हमारे एलर्जेंस होते थे, जिसकी वजह से हम एलर्जीज एग्रीवेट हो जाती थी, उनसे निजात हम
पाई उनने और उनके अटैक्स नहीं हुए। ऐसे ही जैसे विंटर्स में हमारे वायरल इन्फेक्शन या बाकी इन्फेक्शन जो है जिसकी वजह से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स में एक्सरबेट होती थी, COPD, एज़मा और इवन सिंपल इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो हमने मिनिमाइज किए। लेकिन अब प्रैक्टिकली देखिए, जो हाई रिस्क पेशेंट है उसको कोशिश करनी चाहिए कि जो अगर वो कहीं वहाँ ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे उसको इन्फेक्शन कैच करने का खतरा है, तो वहाँ पे मास्क पहने, वो खुद भी प्रोटेक्टेड रहेगा। या जैसे हम कोई हाई रिस्क हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वैसे ही कमज़ोर होता है, वो सर्दी में बाहर निकलेंगे, अगर वो अपना मुंह नाक ढक लें तो जो ठंडी हवा अंदर जाती है जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम जो है एग्रीवेट हो सकती है, या उनकी जो इन्फेक्शन होने का खतरा है या एलर्जी होने का खतरा है, उसको वो मिनिमाइज कर सकते हैं। सो वनरेबल ग्रुप पे आपने फोकस किया, एल्डरली एंड चिल्ड्रन, सो वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ देम, राइट? एंड दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसी जगहों पे नहीं जाना है जहाँ ये खतरे हैं। मैं दवाइयों की ओर आता हूँ, उसके बाद हम फ्लू शॉट्स के बारे में भी बात करेंगे। वी सी दैट यहाँ पे एक ट्रेंड है, आपको भी पता, हमने इसके बारे में कई बार बात की है कि लोग जो हैं वो सेल्फ मेडिकेशन पे बहुत बिलीव करते हैं। बीमार हो जाएंगे तो पाने क्या दवा वालसा ये क्या तो क्या लाइक हफ्तस हम ठीक हो जाएंगे। इसके बारे में आप बताइए कि ये कितना एडवर्स इफेक्ट आपकी इम्यूनिटी पे डालता है और देयर इज लेस चांस देन कि आप वक्त लेते हैं ठीक होने में। देखिए नासिर भाई, मैं इसमें 3 चीज़ों में इसको डिवाइड करूँगा। देखिए, जैसे कोई हमारी जब हम कोई सिम्टम्स आ जाते हैं हमें, वो खांसी हो, वो ज़ुकाम हो, गला ख़राब हो, तो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा एक कंपाउंडर होता है, यानी कि एक फार्मासिस्ट जो होता है। लोग विदाउट कंसल्टिंग ए डॉक्टर दे गो टू द कंपाउंडर या फार्मासिस्ट और उनसे मुझे जी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम है, ऐसे फीवर है या कुछ। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये इन्फेक्शन जो है वो वायरल होता है और जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। हाँ, एंटीवायरल दे सकते हैं इन हाई रिस्क पेशेंट्स, लेकिन इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही एक पेशेंट ठीक हो जाता है। वो पैरास्टामोल के फॉर्म में हो फॉर हिज फीवर और बॉडी एक्स, या कोई खांसी के लिए उसका सिरप वगैरह दे दिया, एंटी एलर्जिक दे दिया, जुकाम के लिए, गले के लिए, तो उसका ऑटोमेटिकली 5 से 7 दिन में ये इन्फेक्शन सबसाइड होता है। अब अगर वो कंपाउंडर के पास जाता है, वो यहीं से बायस्ड होता है कि मुझे जी इन्फेक्शन है, तो वो उसको एंटीबायोटिक दे देता है और अनफॉर्चुनेटली वो पूरा डोज भी नहीं देता है, वो 2-3 दिन के लिए देता है, जब तक उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ बाकी दवाइयों से होती है। बिल्कुल। एक तो वो इन्फेक्शन, एक तो उसने एंटीबायोटिक भी ले लिया और वो पूरा कोर्स भी नहीं ले लिया, और उसमें अगर इन्फेक्शन रहा वो भी ख़त्म पूरा नहीं हुआ, और देयर इज एवरी चांस दैट इन फ्यूचर इट विल रिकर। सेकंड चीज़ मैं बताऊंगा, अब यही पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है जी, तो अक्सर मैंने भी देखा है कि जब पेशेंट आता है, वो इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिज कंप्लेंट, मुझे जो जुकाम है, मुझे खांसी है, या कोई भी सिम्टम है, इंस्टेड ऑफ दैट वो डॉक्टर साहब से पहले ही बोलता है कि मुझे जी इन्फेक्शन है। वो सिम्टम्स नहीं बोलता है, वो बोलेगा मुझे इन्फेक्शन है। तो एक दिमाग में एक डॉक्टर के पहले ही आ जाता है कि ये जी वो वहीं से बायस्ड है कि इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देना ही देना है जी। और अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट डॉक्टर के पास आ गया, उसने उसको सिम्टम्स बताए, उसने ये भी बताया कि इन्फेक्शन है, डॉक्टर साहब उसको एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि वायरल है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। जब वो बाहर जाता है, वो कंपाउंडर से पूछने लगता है, डॉक्टर साहब ने ये किसकी दवाई, और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं देता है, डॉक्टर साहब जी मेरा इलाज ही नहीं किया, उन्हें एंटीबायोटिक दिया ही नहीं, मैंने तो इन्फेक्शन था, तो वो डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाके वहाँ से एंटीबायोटिक लिखवा लेते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, एक लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि हर कोई अगर कोई सिम्टम होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत हो। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही वायरल इन्फेक्शन ठीक होता है। हाँ, अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट है जिसको ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी है, जहाँ हमें ज़्यादा चांस लगता है कि इसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें प्रोफाइलेक्टिकली हम पहले एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ये हो जाता है, क्योंकि ये हिस्ट्री पे ही यूजुअली, हालांकि कंफर्म तो नहीं होता है, लेकिन हिस्ट्री से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसकी वजह से बार बार एंटीबायोटिक खाना या इनएडिक्वेट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक खाना, दिस विल लीड टू रेजिस्टेंस।
एक तो बॉडी पे हार्म तो होगा ही, और सेकंड रेजिस्टेंस होगा। जब दैट इज़ वाई और एंटीबायोटिक जहाँ अभी आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें अभी एमॉक्सिलिन से काम चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो काफ़ी हाई है। जो तो मतलब जो क्रिटिकल केयर सिचुएशंस में हम एंटीबायोटिक्स रिजर्व रखते थे वो एक नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए आज यूज़ हो रहे हैं। आई सी अ लॉट ऑफ यंग कपल्स जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जस्ट बिकम पेरेंट्स, और फिर उनके बच्चे थोड़ा बहुत बीमार हो जाते हैं, या खांसी अगर हल्की सी आ गई, या फीवर आ गया, या जुकाम हो गया, दे शिफ्ट टू एंटीबायोटिक्स। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, एंटीबायोटिक देखिए, लेट दैट डिसीजन गो टू द डॉक्टर ओनली। जो उनका ट्रीटिंग डॉक्टर है, अगर वो कन्विंस होता है बाय हिज हिस्ट्री, बाय एग्जामिनेशन और बाय एनी इन्वेस्टिगेशंस कि एक बच्चे को इन्फेक्शन है। नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए saying कि सेल्फ मेडिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। एंटीबायोटिक की जब हम बात करें, आई थिंक इट्स नॉट वाइज even at any point of time to start antibiotics of your own. Okay. Antibiotics आप रिजर्व रखिए डॉक्टर के लिए। हाँ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आप दवाई दे सकते हैं। आपको अगर फीवर हो रहा है, देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग पैरास्टामोल। अगर आपको खांसी हो रही है, अगर डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी कोई कफ सिरप दिया है या कोई एंटी एलर्जिक प्रेस्क्राइब्ड है, देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग दैट। या इवन बच्चों में हम देखते हैं कि बेस्ट, क्योंकि बच्चों की जो एयरवेज होती है वो बहुत नैरो होती है, और अगर कोई भी फॉर्म ऑफ एलर्जी हो, इन्फेक्शन हो, या कोई भी वायरल हो, बैक्टीरियल हो, इसमें एयरवे का नैरो होने की वजह से इसमें सिंपल इन्फेक्शन से भी एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होती है, और ये मिमिक होता है एक एज़मा की तरह। जैसे एज़मेटिक पेशेंट होता है, वीजिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ नेबुलाइजेशन होता है या स्टीम होता है, तो जो सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। तो ये अगर किसी डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी प्रेस्क्राइब किया हुआ है, दीज मेडिसिन कैन बी गिवन, बट अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स देना खुद ही विदाउट कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर और एग्जामिनेशन बाय अ डॉक्टर, आई डोंट थिंक ये कभी भी वाइज है। आपको इसमें कोई स्टेज एक पेशेंट या पेशेंट के घर वाले आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कब हमें एंटीबायोटिक देना चाहिए। इट इज़ बेटर टू रिलाई that or shift that decision to the doctor only. लेकिन बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जब तक आप अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास या अपने पीडियाट्रिशियन के पास पहुंच जाएंगे, तब तक आप इनको पैरास्टामोल और एनी कफ सिरप या नेबुलाइजेशन आप दे सकते हो टू गेट सिम्टोमेटिक रिलीफ। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। नाउ लेट्स शिफ्ट टू फ्लू शॉट्स। आप देखें कि a lot of people have been vocal about it, a lot of doctors have been very vocal about it कि फ्लू शॉट लेना चाहिए, और एल्डरली लोगों में और बच्चों में इसकी इम्पोर्टेंस आप समझा दीजिए। देखिए, फ्लू शॉट जो है, अनफॉर्चुनेटली ये हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं है जी। सो दिस फ्लू शॉट दिस हैज़ टू बी परचेज्ड बाय द पेशेंट हिमसेल्फ। तो ये पहले तो मैं यही कहूँगा, जो हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनमें ज़्यादा खतरा होता है ये फ्लू होने का, आई वुड फर्स्ट रिकमेंड कि उनको लेना चाहिए। उसमें जैसे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो अस्पतालों में काम करते हैं, इसके अलावा कोई भी रेस्पिरेटरी एलिमेंट में कोई पेशेंट है, वो COPD हो, एज़मा हो, या इसके अलावा कोई भी सिस्टमिक डिजीज़ में इन्वॉल्व हो, वो कार्डियक हो, रीनल हो, लिवर हो, या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन हो जिसमें हमारी इम्यूनिटी वैसे ही कमज़ोर होती है, या प्रेग्नेंट लेडीज़, या हमारे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम पूरा डेवलप नहीं हुआ होता है, या जो हमारे एल्डरली लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो दीज आर हाई रिस्क पेशेंट्स जिनको फ्लू शॉट लेना चाहिए। अब देखिए, इसमें 2 वैक्सीन्स पर ईयर आते हैं। एक साउदर्न हेमिस्फीयर स्ट्रेन आता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्ट्रेन आता है। तो हमारा जो फ्लू सीजन कश्मीर का, अगर हम JNK की बात करें, ये हमारा विंटर में स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, मार्च, अक्टूबर से फरवरी, मार्च बिल्कुल तक। तो प्रेफरेबल टाइम इसका लेने का है इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। ओके। तो क्योंकि जब एक वैक्सीन फ्लू शॉट लगता है तो इट टेक्स अराउंड 2 to 3 weeks for our immune system to develop protection against this flu virus. तो इसलिए सितंबर अक्टूबर इज द अप्रोप्रिएट टाइम, बट इट इज़ नेवर टू लेट। देखिए, सीजन हमारा फेब तक है, तो अगर इस टाइम आज हम नवंबर की बात करें या दिसंबर की बात करें, 15 डेज के बाद अगर वो इस टाइम भी वैक्सीन लगवाता है, 15 डेज के बाद उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, एंड दैट विल लास्ट टिल द नेक्स्ट ईयर।
जी। तो अगर हम बाहर की बात करें, देखिए जहाँ पे अब दिल्ली या बाकी की जगह, वहाँ का फ्लू सीजन टोटली डिफरेंट होता है। वहाँ का बरसात के टाइम शुरू होता था जून में, यहाँ यूजुअली हम देखते हैं कि फ्लू सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो मार्च का जो स्ट्रेन आता है वो वाला ले लें। तो इसलिए यूजुअली हम देखते हैं कि सम ईयर्स में स्ट्रेन सेम होती है साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। तो आई थिंक वन हु हैज़ टेकन इट फॉर इन द मंथ ऑफ सितंबर, उसको मार्च में लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर चूंकि अगर कश्मीर में ही रहना है तो यूजुअली हम मार्च अप्रैल के बाद नहीं देखते हैं कि फ्लू की इंसिडेंस उतनी ज़्यादा होती है। तो आई थिंक 1 डोज इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर इज़ सफिशेंट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। जी। कुछ लोग जो हैं, जो इस ग्रुप में आते हैं, जिन्हें ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली प्री एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स? उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए नासिर भाई, मैं 2 चीज़ें कहूँगा। एक तो ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ की बात करें, अगर कोई COPD पेशेंट होता है, एज़मा पेशेंट होता है, इनकी जो ये प्रॉब्लम होती है ये लाइफ लॉन्ग होती है। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है, एक डायबिटीज़ का मरीज़ होता है, जिसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसके पास हमारे पास मेजरमेंट्स है। देखिए BP की दवाई आपने 4 दिन नहीं ली, आपने BP चेक कर लिया तो आपने देखा कि BP बढ़ गया तो वो अलार्म हो जाता पता है। चल जाता है। ऐसे ही डायबिटिक पेशेंट 3-4 दिन दवाई नहीं लेगा, उसका ब्लड शुगर चेक कर लिया तो वो अलार्म हो जाता है, जी ब्लड शुगर बढ़ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रेस्पिरेटरी इलनेस है, इसके हमारे पास ऐसे इंडिकेटर्स नहीं है। इंडिकेटर्स नहीं है, कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जो फ्रीली अवेलेबल हो जिससे हम अंदर की हालत का पता चला सके ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। इसलिए एक पेशेंट पूरा जो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो ये क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं, वो सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट लेते हैं। वो तब ट्रीटमेंट लेते हैं जब उनके सिम्टम्स आते हैं, वो खांसी हो, सांस फूलना हो या कोई भी सिम्टम वगैरह हो, तो वो ट्रीटमेंट लेते हैं। जब भी उनके सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं तो वो दवाई छोड़ देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो, जैसे स्पेशली मैं एज़मा की बात करूंगा, ये तो कंटिन्यूअस बीमारी होती है जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, लेकिन सिम्टम्स कभी कभी आते हैं जब ट्रिगर्स होते हैं, until and unless the patient is in a advanced stage of asthma, जबकि कंटिन्यूसली सिम्टम्स रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो ये माइल्ड या इनिशियल स्टेज ऑफ एज़मा है, इस लेवल पे कोई पेशेंट कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट नहीं लेता है, बिकॉज ही थिंक्स कि मेरे सिम्टम्स खत्म हो गए, मुझे अब नहीं है। डॉक्टर साहिबान हालांकि उनको बोलते हैं कि आप जी कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट लें अपनी बीमारी को कंट्रोल रखने में, लेकिन वंस द पेशेंट इज़ विदाउट सिम्टम्स, को लगता है अब तो मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से अंदर की जो लंग्स है उसको धीरे धीरे कमज़ोर होते रहते हैं और फिर बीमारी आगे बढ़ती रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जो भी ऐसी क्रॉनिक बीमारियों में मुबतला है, उनको अपना पूरा चेकअप कराना चाहिए, जो कंसर्न उनका डॉक्टर है, और उन डॉक्टर्स की एडवाइस जो है वो पूरी तरीके से फॉलो करनी चाहिए। कब मेडिसिन लेनी है, कब कम करनी है, कब छोड़ देनी है। जी। तो डूइंग इट ऑफ देयर ओन लॉन्ग टर्म में उनको हार्म करेगी। अब हम विंटर की तरफ आते हैं। जैसे विंटर हम अभी बात कर रहे थे कि वायरल इन्फेक्शंस की इंसिडेंस ज़्यादा होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की इंसिडेंस ज़्यादा होती है, और जो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एज़मेटिक्स होते हैं या COPD पेशेंट्स होते हैं, इनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारियों को एक्सरबेट होते हैं या इनके अटैक्स आ जाते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि जो उनका जो ट्रीटिंग डॉक्टर हो, वो अपना एक एनुअल एक चेकअप करा ले बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। एक तो उनके वो ट्रीटमेंट में भी थोड़ा सा रद्द-बदल करके, उनके ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज़ करके, उनको वो विंटर में उस ट्रीटमेंट से सेफ रहेंगे। और जो हमें एडवाइसेस यूजुअली डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग विंटर टाइम, वो भी उनको एडवाइस करेंगे, जिसकी वजह से उनका विंटर जो है वो सिम्टम फ्री गुजर सकता है और वो बीमारी जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। जी। हमने बात की तो वी स्पोक अबाउट कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने कहा कि कमरे में बैठे होते हैं, वहाँ बुखारियाँ भी होती हैं, देयर इज स्मोक। हाउ important is to tell people that smoking is also one of the major aggravators? देखिए, स्मोकिंग जो है, it is an and passive smoking also, both passive as well as active smoking, it is one of the etiological factors, या जिसे हम कहेंगे कि cause of every disease। आप बॉडी में कोई भी बीमारी देखिए, स्मोकिंग का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल होता है। वो हार्ट अटैक्स हो, वो स्ट्रोक्स हो, वो डेवलपमेंट ऑफ कैंसर्स हो, वो स्टोमक हो, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो। तो
हर कोई में स्मोकिंग का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल होता है। और अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें, सीओपीडी, लंग कैंसर, द मोस्ट कॉमन एटियोलॉजिकल फैक्टर जो है वो स्मोकिंग है। एज़मा जो है, एज़मा में एटियोलॉजी में भी आता है और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में भी आता है। तो स्मोकिंग वो तो प्रॉब्लम है ही। और कश्मीर में अगर हम देखिए हुक्का स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, इट इज़ मतलब इनकी इंसिडेंस इतनी ज़्यादा है कि मतलब कश्मीर में भी कॉल्ड एज द स्मोकिंग कैपिटल ऑफ द कंट्री। आप देखिए मतलब आई थिंक ओनली वन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऐसी है जहाँ पे इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग कश्मीर से ज़्यादा है। तो तभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सीओपीडी की इंसिडेंस है वो भी ज़्यादा है। हालांकि उसमें हमारा विंटर जो कोल्ड वेदर जो है, जो हमारा 6 मंथ्स यहाँ पे सर्दी रहती है, दैट इज़ ऑल्सो ए फैक्टर विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन स्मोकिंग इज़ द मेन फैक्टर विच इज़ responsible for maximum of the respiratory disease। और बाकी जो सिस्टमिक डिजीज पे उसका असर है वो तो है ही। सो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही स्मोकिंग की, लेकिन इसके अलावा भी वी गेट टू हेयर अनफॉर्चुनेटली अ लॉट एंड फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स इंसिडेंसेस हैव rapidly increased of drug menace. Do you also believe that they also are responsible for COPD incidences? Because like लोग इनहेल करते हैं ड्रग्स, लोग लेते भी हैं, स्मोक भी करते हैं, स्नॉट भी करते हैं। नहीं, वो तो है ही। देखिए ड्रग जो मेनेस है, दैट इफेक्ट्स। I want you to be very specific on that and address it to youngsters especially. क्या कहेंगे आप इसके नहीं, बारे में? देखिए वो तो है ही। देखिए ये स्टार्ट जो ड्रग एडिक्शन होती है स्मोकिंग से ही होती है। स्मोकिंग इज द आई थिंक द फर्स्ट एडिक्शन। मे बी यू इनिशियली स्टार्ट इट एज ए शौक, अंडर पेयर प्रेशर, आपके फ्रेंड्स है एक, लेकिन इसको, इस शौक को आदत बदलने में टाइम नहीं लगता है। और इनिशियली इनमें कोई ऐसे इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं स्मोकिंग के या बाकी चीज़ों के जो उनको लगे कि नहीं जी ये हमारे हेल्थ को डिटेरिएट कर रहे हैं। लेकिन जब उनको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं जी इसने हमारी हेल्थ पे असर डाला है, एट दैट टाइम यूजुअली इट इज़ टू लेट। हालांकि अगर कोई भी एडिक्शन है उसको मेडिसिन्स भी आती हैं, जो बाकी बिहेवियरल थेरेपी या काउंसलिंग वगैरह, ऑल हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ इट। बट इट इज़ डिफिकल्ट, आई वुड नॉट से इट इज़ सो, इसलिए इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन व्हाई टू गेट टू दैट लेवल? Why not to educate them? Why not to counsel them regarding the ill effects? अगर इनिशियल स्टेज पे ही ये हम रियलाइज करें, उसमें एक आम आदमी का रोल है, बच्चों का भी रोल है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेरेंट्स का रोल है। दे हैव टू कंटिन्यूसली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। ये किसी बुरी आदत में या बुरी सोहबत पे तो नहीं जा रहा है, या अगर उसको पैसे दे रहे हैं तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, अगर वो पॉकेट मनी ले रहा है तो किस चीज़ पे स्पेंड कर रहा है। तो आई थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स विच कैन बी एड्रेस्ड एट द इनिशियल लेवल ओनली। जी, हालांकि हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस, इन द फॉर्म ऑफ काउंसलिंग, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं विच हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स। बट व्हाई टू गेट टू दैट लेवल? व्हाई नॉट टू इनिशियली स्टॉप इट? बाकी इल इफेक्ट्स आप कह रहे थे, इल इफेक्ट्स तो है ही स्मोकिंग का। देखिए आप देखिए मतलब जो भी डिफरेंट ड्रग्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स हों, यूजुअली ये न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, तो वो या बाकी इनके हार्ट पे भी इफेक्ट होते हैं। यू सी द increase in the incidence of strokes, in the increase in the incidence of heart attacks among young people. Maybe drug menace is also one factor which is leading to that. तो that is why मतलब इनके ill effects तो किसी से छुपे हुए नहीं है, बिल्कुल। It affects all the body. So that is why I think we have to take preventive measures rather than go to an advanced level. जी, so मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, you as an expert, if you see 100 patients a day, how many patients are into any respiratory kind of disease because of smoking? तो देखिए स्मोकिंग का जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई स्मोकर इफेक्ट नहीं होगा। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे वो कहेंगे जी मुझे तो 40 साल हो गए सिगरेट पीते हुए, मेरे तो कुछ हुआ नहीं। देखिए अगर हम सीओपीडी की इंसिडेंस देखें, ओनली 15% ऑफ द स्मोकर्स डेवलप सीओपीडी। Not every smoker develops lung cancer, not every smoker develops any kind of disease, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई एटियोलॉजी में तो इफेक्ट होता ही है। देखिए आगे जाके हम देखते हैं जब एज बढ़ती है, सीओपीडी नहीं हुआ तो खुदा ना खास्ता किसी और सिस्टम की कोई डिजीज होगी, हार्ट की डिजीज होगी, स्ट्रोक हो गया,
या खुदा न खास्ता कोई स्टोमक का कैंसर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो गया। देखिए स्मोकिंग तो डायरेक्टली भी इट माइट नॉट बी कि आपके लंग्स ही इफेक्ट होते हैं, इसके बाकी सिस्टम्स भी इफेक्ट है, और कहीं ना कहीं कोई सिस्टम इफेक्ट हो गया, स्मोकिंग कैन बी एन एटियोलॉजिकल फैक्टर। तो ये हम लोगों में जो आम तासुर है कि जो बहुत सारे स्मोकर्स ऐसे हैं उनको लंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये ज़रूरी नहीं है आपके लंग्स इफेक्ट हो जाए, आपके कोई बॉडी का कोई और ऑर्गन इफेक्ट हो सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि आप देखिए जो भी स्मोकर है, कहीं ना कहीं जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकर रहता है, कहीं ना कोई बीमारी में मुब्तला आगे जाके हो जाता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, लाइक किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, या किसी को फ्रीक्वेंट कफ हो रहा है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, कैसे डिफरेंशिएट किया जाए और कैसे उसे ये पता चले कि विच डॉक्टर आई हैव टू सी? देखिए ये बहुत ही मुश्किल है एक पेशेंट के लिए रियलाइज़ करना। जो सांस फूलना जो है, सांस फूलने की वजह जो है वो बहुत सारी हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिर्फ नहीं। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज इन अ लेमैन्स टर्म हम कहते हैं कि जैसे सांस खसा नहीं है डॉक्टर्स, सो विच आई मीन। बिल्कुल, आई थिंक अब यहाँ पे तो हमारा उतना हेल्थ केयर सिस्टम अभी रेफरल सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। अदरवाइज अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखें जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम बड़ा रेफरल सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे एक कोई भी पेशेंट जो होता है वो मामूली से मामूली या ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स हो, ही गोज टू प्राइमरी केयर फिजिशियन। तो वो वहाँ पे एक प्राइमरी केयर फिजिशियन डिसाइड करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज सिम्टम्स या एसोसिएटेड कंप्लेंट्स, तो उसके पास वो डिफरेंशिएट करता है जी आपके अगर ज़रूरत पड़ी तो आप रेस्पिरेटरी फिजिशियन के पास, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, जनरल फिजिशियन के पास जाइए। तो मैं ये कहूँगा कि अगर सांस फूलना हम लें, इट्स नॉट ओनली ए सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसके छाती ही नहीं, हार्ट की बीमारी हो उसमें भी सांस फूल सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसमें भी सांस फूल सकती है, किसी का हीमोग्लोबिन कम हो गया, वीकनेस, उसमें भी सांस फूल सकती है, रीनल डिजीज हो उसमें भी सांस फूल सकती है। इसलिए मल्टीफाई, ऐसे खांसी की बात करें, खांसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वजह से, कुछ कार्डियक डिजीज है, कार्डियक डिजीज में भी खांसी आती है, या कोई कार्डियक मेडिसिन ले रहा है उसकी वजह से भी खांसी हो सकती है। इसलिए एक जो भी सिम्टम कोई भी पेशेंट डेवलप करे, बेहतर यही है कि वो उसको रादर देन खुद डिसाइड करने की मुझे किससे हो रहा है और मैं क्या दवाई दूं, बेहतर यही रहेगा कि हमने प्राइमरी हेल्थ, आजकल तो पीएचसी सेंटर्स गली गली में है, हर मोहल्ले में है, तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब से ही मशवरा अगर करे ऑन द बेसिस ऑफ हिज एसोसिएटेड सिम्टम्स, वो डिसाइड कर सकता है कि आप जी किस डॉक्टर के पास जा सकते हो अपना ये जो सिम्टम लेके जो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्या कोई एक्सरसाइज है जिससे ब्रीदिंग कैन बी मेड बेटर, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, स्पेशली फॉर एल्डर्स? देखिए फिजियोथेरेपी इज डेफिनेटली डज हैव अ रोल। अगर हम सीओपीडी की बात करें, जो ऑलरेडी सीओपीडी पेशेंट्स हैं उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज एज अ पार्ट ऑफ पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन जो है उसको कराते हैं। वी हैव रेस्पिरोमीटर्स, वो बॉल्स अक्सर आप देखते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में एक एडवाइस किया जाता है पेशेंट को, दे कैन बी यूज्ड टू जस्ट कीप आवर लंग्स इन गुड शेप, या डीप ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर, और ओवरऑल बॉडी एक्सरसाइजेज जो हम नॉर्मली करते हैं, आई थिंक दे आर सफिशिएंट टू कीप आवर हेल्थ इन गुड। मेन चीज़ हमारा ये होना चाहिए कि हमारा अंदर का इम्यून सिस्टम जो है बेटर होना चाहिए। दैट कैन बी डन सिंपली बाय टेकिंग गुड न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट, अवॉइड दोज प्रिजर्वेटिव्स, अवॉइड दोज जंक फूड्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को, हालांकि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू तो देते हैं, मे बी मोर इन द फॉर्म ऑफ कार्ब्स एंड मोर इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, but a balanced diet should be there, which should have an adequate quantity of proteins, minerals, vitamins, antioxidants, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर सकते हैं। और जब हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्पिटेंट अनफ होगा विद गुड बॉडी फिजिक विच कैन बी बिल्ड अप बाय डूइंग एक्सरसाइजेज, आई थिंक दैट विल बी अनफ जो हमें डिफरेंट इन्फेक्शन से, डिफरेंट डिजीजेज से बचा सकता है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। डिजीज़ की जब हम बात करें तो दिस इज अलार्मिंग थिंग विच वी हैव नोटिस्ड ऑल्सो, और सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलता है, अखबार में भी पढ़ने को मिलता है, एंड यू हेयर इट अ लॉट दीज डेज, यू हैव बीन हेयरिंग इट, कि अनफॉर्चुनेटली देयर हैव बीन ग्रोइंग केसेस ऑफ लंग कैंसर हेयर इन दी वैली। आप कैसे देखते हैं इसको एज एन एक्सपर्ट, और क्या रीज़न हो सकता है इसका? देयर इज नो डाउट, देखिए लंग कैंसर अनफॉर्चुनेटली यूजुअली प्रेजेंट्स लेट,
लंग कैंसर का ट्रीटमेंट अगर एक अर्ली स्टेज पे हो जाए इन द फॉर्म ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट, दैट्स ए मे बी ए क्यूरेटिव थिंग। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि ये उस स्टेज पे आते हैं जब when surgical option is not there and we have to go for chemoradiotherapy, and of late we are seeing a dramatic increase in the number. हम हॉस्पिटल्स में जो इन्वेस्टिगेटिव हमारा होता है इसमें CT scans या फिर बायोप्सीज करनी पड़ी है थ्रू ब्रोंकोस्कोपीज, we every day do around 10 to 15 bronchoscopies and 3 to 4 patients turn out to be having lung cancer. तो आप देख रहे हैं कि इंसिडेंस कितनी बढ़ रही है, and the main etiological factor happens to be smoking. हालांकि नॉन स्मोकर्स में भी है लंग कैंसर की इंसिडेंस ज़्यादा, लेकिन हम देखते हैं कि मेन एटियोलॉजिकल फैक्टर इज़ क्रॉनिक स्मोकिंग, वो इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट हो, इन द फॉर्म ऑफ हुक्का हो, all types of smokes, these are harmful for health. और आप देखिए मतलब it's I think this time it's only second to GI cancers in Kashmir, जो है very close to GI cancers incidence of lung cancer. So Dr. Saab, any specific age group which has like जिसमें लंग कैंसर पाया जाता है? देखिए यूजुअली वी फाइंड इट इन एल्डरली पीपल। हालांकि जो हम कैंसर्स अक्सर हम देखते हैं दे हैपन आफ्टर द एज ऑफ 45-50 years बिकॉज दे हैव बीन क्रॉनिक स्मोकर्स। बट और लास्ट मे बी अ डेकेड वी आर सीइंग दैट इवन यंग पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व। हालांकि इंसिडेंस कम है बट वी आर सीइंग यंग पीपल ऑल्सो हैविंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैंसर्स विच वर यूजुअली वी यूज टू फाइंड ओनली इन एज ग्रुप। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यंग जवान जो हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि लंग कैंसर की इंसिडेंस जो है वो बढ़ रही है। उसमें एक जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी होती है और आपके डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। वायर यू आर वर्किंग, टू व्हाट केमिकल यू आर एक्सपोज, टू व्हाट पोल्यूशन लेवल यू आर एक्सपोज देयर, एंड इट इंटरेक्ट्स विद योर जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इनकी जो है यंग पीपल में भी इंसिडेंस बढ़ रही है। सो डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि इम्यूनिटी जो है वो ठीक होनी चाहिए और डाइटरी हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से और इसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, बैलेंस डाइट इन द फॉर्म ऑफ एडिक्वेट vitamins, minerals, antioxidants along with proteins, carbs and fats, इनका appropriate proportion अगर हम डाइटरी इंटेक में लें तो हम हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर सकते हैं। सेकंड, ड्यूरिंग विंटर टाइम हम अक्सर देखते हैं कि हम इन चीज़ों को कल्प्रिट बना देते हैं कि हमने जी फ्रूट खाया, सब्जी खाई तो हमारी छाती खराब हो सकती है। लेकिन until and unless you have a documented allergy to any food, I think ये चीज़ें हमारे हेल्थ को ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं rather than doing harm. So green leafy vegetables, fruits, once you put them in warm water, bring them to room temperature, they will help us to डेवलप ओवर इम्यून सिस्टम और हमें प्रोटेक्शन देंगे। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहूँगा, ड्यूरिंग विंटर टाइम्स हम अपना वाटर इंटेक जो है वो कम कर देते हैं। तो जो हमारा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का इम्यून सिस्टम होता है बिकॉज ऑफ कोल्ड टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ लो ह्यूमिडिटी, वो सॉर्ट ऑफ पैरालाइज हो जाता है। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर हम एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ल्यूकवार्म वाटर या हमारा वाटर इंटेक इंक्रीज करें ड्यूरिंग विंटर टाइम, आई थिंक दैट विल हेल्प टू न्यूट्रलाइज द ill effects of cold temperature and low humidity, and that will जो हमारा इम्यून सिस्टम एक लोकल बूस्ट अप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से निजात मिल सकती है। जी, इस पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। इट्स अ क्वेश्चन विच इज़ काइंड ऑफ बीट, बट हम अक्सर ये सुनते हैं कि अगर किसी ने कुछ खा लिया, इश्चु सरद न छुइए गरम। हाउ डू यू सी दिस कॉन्सेप्ट? देखिए, वो तो हम मे बी वो कश्मीरी में ही हम कहते हैं ये ठंडा गर्म है। लेकिन ये यूजुअली एसोसिएटेड विद मे बी द प्रोटीन कंटेंट। किसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो ये गर्म हो गया, किसमें कम है तो ये ठंडा हो गया। लेकिन ऑन द बेस ऑफ साइंटिफिक अगर हम देखें, मैंने कहा कि बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, अगर किसी को डॉक्यूमेंटेड एलर्जी है किसी चीज़ से, आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड दैट। बट फॉर दैट हम अक्सर देखते हैं कि टमाटर को हम कल्प्रिट बना देते हैं, दही को कल्प्रिट बना देते हैं। दही से बलगम बन गया, दूध से बलगम बन गया, टमाटर से हमारे गला खराब हो गया। लेकिन टमाटर इज रिच इन विटामिन सी, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स विच कैन हेल्प
और इम्यून सिस्टम rather than harm it. हाँ, अगर किसी को टमाटर से एलर्जी है उसको हम बोलेंगे अवॉइड करो, लेकिन देयर आर डिफरेंट टेस्ट्स विच कैन बी डन determine that. कि आपको एलर्जी है. एक जनरलाइज्ड एक परहेज बोलना एक हर किसी पेशेंट को, आई थिंक दैट्स हार्मफुल. ओनली देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे जंक फूड है, जैसे प्रिजर्वेटिव रिच फूड है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या जो एलर्जिक पेशेंट्स हैं उनको हार्म कर सकते हैं. अचार होता है उसमें सल्फाइड्स होते हैं, दे आर हार्मफुल फॉर एलर्जिक पेशेंट्स. तो ये हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर किसी एलर्जिक पेशेंट को हमने जी एक ही परहेज बोल दिया. इट हैज़ टू बी पेशेंट कैन आइडेंटिफाई हिमसेल्फ. और सेकंड, इट कैन बी कन्फर्म्ड बाय डिफरेंट टेस्ट्स कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है. तो किसी बंदे को किसी चीज़ से महरूम रखना, आई थिंक दैट इज़ मोर हार्मफुल एज वेल एज बिट सॉर्ट ऑफ, मैं ये कहूँगा उसके जुल्म उस पे करना. So कि no आप bias with Rumangan, have it with Marsuangan, right? Absolutely. Thank you so much, डॉक्टर साहब. बहुत अमेजिंग इंसाइट्स आपने शेयर की अबाउट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और कैसे लोग अपने आप को बचा सकते हैं. एज यू सेड इन द बिगिनिंग वी स्टार्टेड विद कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. एज an expert who sees a lot of patients in hospitals and on a daily basis, what will be your one golden advice? See, my one golden advice to all people will be just prevent diseases from occurring. Don't let it happen and then treat them. तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी इलनेसेस में मुबतला है, वो एलर्जिक डिजीज़ हो, वो एज़मा हो, वो COPD हो, take treatment only on the advice of doctor and follow that advice religiously. So that जो है एक एज़मा पेशेंट हम यूजुअली लेते हैं कि हमें शायद ऐसा पेशेंट आता है जिसको क्रॉनिकली सांस फूल रही हो, लेकिन अगर वो सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे इनिशिएट करे तो वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है जैसे एक नॉर्मल इंसान कर सकता है. इसलिए फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, टेक ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली. और जो हम मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर है स्मोकिंग एंड पोल्यूशन, बी अवे फ्रॉम इट, एंड आई थिंक दैट विल बी द मैसेज बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट आवर रेस्पिरेटरी हेल्थ. एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. आप इस हमारे इनिशिएटिव का हिस्सा बने जिसका नाम है माई ट्रू केयर. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.